नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें दिल्ली पुलिस को लगातार गुमराह करने वाला आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करीब 1 घंटे 50 मिनट तक चला और इस दौरान पुलिस ने उससे कत्ल और साजिश से जुड़े कई सवाल पूछे। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। किस तरह से पूरी जांच आगे बढ़ेगी, इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। गुरुवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को भारी सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। आफ्ताब का नार्को टेस्ट लगभग 2 घंटे चला, जहां उससे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों के बारे में पूछा गया। मसलन हत्या के बाद चाकू कहां फेंका, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, आफ्ताब क्या पहले भी श्रद्धा को यातना देता था। नार्को के बाद आफ्ताब को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर के यहां से निकल गई है। लगभग 5 लोगों की टीम ने ये नार्को टेस्ट किया, जिसमें जो यहां के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीन, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, 2 वीडियोग्राफर्स थे, जिनकी निगरानी में पूरा नार्को टेस्ट हुआ है। अब 3 दिन बाद आफ्ताब को पोस्ट नार्को के लिए ले जाया जाएगा। जब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक होते हैं तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट हो गया है ठीक से। बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। अगर आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों में अंतर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एफएसएल के एक्सपर्ट इंटरैक्शन भी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नार्को टेस्ट का पोस्ट नार्को टेस्ट एक एसेंशियल पार्ट होता है और इसके बिना किसी भी सब्जेक्ट का नार्को टेस्ट अधूरा माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उसने कई जवाब अंग्रेजी में दिए और कुछ का जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। वह कई सवालों पर चुप रहा। जब टीम ने बार-बार सवाल किया तब उसने जवाब दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मुकेश, यहाँ पर सौरभ की हमने रिपोर्ट देखी जिसमें कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट हो चुका है और नार्को टेस्ट जो है तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि पोस्ट नार्को टेस्ट जो है वो ना हो जाए और उसके लिए तैयारियां यहाँ पर चल रही है। किस तरह से आफ्ताब का हम लगातार देख रहे हैं कि ये पूरा पहले पॉलीग्राफ टेस्ट में काफी वक्त लगा था, अलग अलग स्टेजेस अलग अलग चरण में हुआ था और उसके बाद नार्को टेस्ट हुआ है, कई सवाल जवाब हुए हैं और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि किस तरह से उसने हत्या की बात मान ली थी और ये कहा था कि गुस्से में उसने ये कत्ल किया है। बहरहाल जब पोस्ट नार्को टेस्ट होगा उसके बाद ही ये पूरा टेस्ट जो है कंप्लीट माना जाएगा और जब इसके कुछ नतीजे सामने आ पाएंगे वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने और कहा कि आमतौर पर हिंदू दंगों में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि हिंदू शांति प्रिय हैं। हाल फिलहाल अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसमें कहा था कि 2002 में जो असामाजिक तत्व हैं, जो दंगाई हैं, उनको सबक सिखाया गया। इस पर जब हमारे सहयोगी वासु ने बात की उनसे, हेमंत बिस्वा शर्मा से, तो उन्होंने 2002 के बाद से गुजरात सरकार ने क्या कुछ किया और क्या कुछ रिएक्ट किया अमित शाह के उस बयान पर, आपको सुनाते हैं। The accusation is that the BJP has ramped up this kind of rhetoric in order to bring a communal dimension to the election, because very soon after you made these comments, you have Amit Shah saying, Home Minister no less, going around saying that the 2002 we taught such a lesson to the rioters that there has been no such riot again. That is a factual statement. You are only what Home Minister has said that post 2002 हमने ऐसे सबक सिखाया और गुजरात में कभी रायट वगैरह 2002 से सबक सिखाना शुरू हो गया। नहीं, but that's what I'm asking. You said you are very clear about who you are talking about. Yes, I know. Who? You know who?
No. Why don't if you're so clear? I am against it. I Those don't who know. indulge in riot. So you mean all communities? I mean, when I say that those who indulge in riot, Okay. and Hindu normally doesn't contribute in riots. That's an extraordinary statement you made. That is a statement because But in Gujarat, sir, hold on, 800 Muslims were killed. you see, Srinivasan, You're saying Hindus don't indulge in riots? Hindu as a community, we don't believe in jihad. So Hindu as a community, we believe in peace. हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे कई बयान देते हैं जो चर्चा का विषय जरूर बन जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने कल ये कहा कि वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। इसके लिए मध्य प्रदेश में उन्होंने कमेटी बनाने की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग शादी के नाम पर जनजातीय भाई बहनों की जमीन हड़पने का छल करते हैं, पेसा कानून के तहत ग्राम सभा ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकेगी। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? तो चुनावी माहौल धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी बनने वाला है, क्योंकि अगले साल वहां चुनाव होना है विधानसभा का। वहीं यूपी के रामपुर विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं, जहां पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ चुनावी सभा में हिस्सा लिया और बीजेपी पर प्रहार किया। अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम से एक ऑफर दे डाला और इस ऑफर में कहा कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। सपा नेता आजम खान ने मंच से पुलिस और प्रशासन पर भड़ास निकाली, तंज कसते हुए ये कह दिया कि चुनाव आयोग आए और सीधे बीजेपी उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र दे दे। सुनते पहले अखिलेश यादव को। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग को अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मांडवी के निधन के बाद खाली हुई कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर यहां भी उपचुनाव होना है। उसके लिए प्रचार जारी है। 5 दिसंबर को यहां मतदान होना है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड में दुष्कर्म की एफआईआर के खुलासे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर चल पड़ा है। कांग्रेस के आरोप के बाद झारखंड पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कांकेर पहुंची, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ब्रह्मानंद उनसे पूछताछ तक नहीं कर पाई। ये पूरा मामला 2019 का है। झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ में घेरा डाले बैठी हुई है। 2019 में हुए बलात्कार के मामले की उसे अब याद आई है। भानु प्रतापपुर से बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम से इस मामले में पूछताछ होनी है, लेकिन वो नोटिस मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे। तेलको थाना कांड संख्या 84-19 के अनुसंधान के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं जी, उसी के अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई? इसमें किसी गिरफ्तारी थी सर? गिरफ्तारी कुछ अभियुक्त हैं, इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, प्रयास जारी है। वहीं नेताम का कहना है कि उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र रचने में महारत हासिल किए हैं और उनके बारे में और मैं क्या कहूँ। तो आप यहीं थे प्रचार में? क्षेत्र में भानु प्रतापपुर विधानसभा छोड़ के मैं कहीं गया नहीं। समय कहाँ है, 4 दिन ही बाकी है हमारे, तो ये इसलिए हमने धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चाल चरित्र की बात करने वाली बीजेपी पूछ रही है, मामला 2019 में दर्ज हुआ तो अब तक पुलिस कहाँ थी? वहीं कांग्रेस कह रही है बीजेपी गंभीर मामले में भी राजनीति कर रही है। प्रकरण 2019 का है, तो झारखंड की पूरा जो झारखंड का पुलिस महकमा है क्या कर रहा था इतने दिन तक? अगर हमारे प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर इस प्रकार के अगर कोई आरोप हैं तो इस 3 साल में ना तो उनको कोई सम्मन जारी हुआ,
यह आरोप सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम पर नहीं है, पूरे सर्व आदिवासी समाज पर है। जो FIR हुई है वो झारखंड में हुई है और जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री थे, उस समय की घटना है और उस समय का FIR हुआ है, तो उसमें हम कहां पर आ जाते हैं। दुष्कर्म के आरोपी भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड पुलिस कांकेर में कैंप कर रही है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी तो दूर, उनसे पूछताछ भी पुलिस नहीं कर पाई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर बेलगावी में तनाव बढ़ गया है। इस बीच एक कॉलेज में एक छात्र की पिटाई का वीडियो भी काफी वायरल हो गया है। आरोप लगा है कि इस छात्र के हाथ में कर्नाटक का झंडा था, इसीलिए उसके साथ मारपीट हुई है। देखते हैं रिपोर्ट। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पुराना है, लेकिन इस वीडियो ने आग में घी का काम किया। एक स्थानीय कॉलेज के फेस्टिवल में कर्नाटक का झंडा लिए युवक के साथ मारपीट हुई। सभी बेलगावी के ही हैं, उसी PU कॉलेज के छात्र। दोनों गुटों के बीच झड़प हुई, यानी कर्नाटक समर्थक और वो लोग जो बेलगावी पर महाराष्ट्र का समर्थन करते हैं। इस मारपीट के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कई दशक पुराने इस विवाद की वजह से बेलगावी में कई बार हिंसा हुई। मामले को सुलझाने के लिए आयोग भी बना, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां फिलहाल इसकी सुनवाई चल रही है। 1966 में बने महाजन कमीशन ने कर्नाटक के 262 गांवों को महाराष्ट्र को सौंपने की सिफारिश की थी, जबकि महाराष्ट्र ने 814 गांवों पर दावा किया था। वहीं कर्नाटक का दावा 516 गांवों पर था, लेकिन आयोग ने 247 गांवों की सिफारिश की थी। कर्नाटक का रुख बहुत स्पष्ट है। महाराष्ट्र का दावा ठीक नहीं है। हमारे वकीलों ने यही तर्क दिया। हमारा स्टैंड संवैधानिक और कानूनी है। महाराष्ट्र से मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल बेलगावी आने वाला है, जिससे वहां हालात और न बिगड़ जाएं, इसके लिए कर्नाटक सरकार चाहती है कि उनके आने पर रोक लगाई जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और इस वक्त ताजा जानकारी आ रही है श्रद्धा मर्डर केस में, जहां पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट हो चुका है। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इस संबंध में FSL के 4 अधिकारी और श्रद्धा केस के जांच अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। सीधा रुख करते हैं मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, बताएं क्या कुछ आगे प्रक्रिया अब चल रही है? देखिए, जिस तरह से कल नार्को टेस्ट हुआ, उस नार्को टेस्ट में आरोपी आफ्ताब से 30 सवाल पूछे गए थे और ये 30 वही सवाल थे जो कि हत्या से जुड़े हुए थे। इन 30 सवालों के जवाब दिए आरोपी ने और जो उसने कहानी पुलिस को बताई थी, वही कहानी उसने नार्को टेस्ट में बताई है, जिसमें उसने कहा कि श्रद्धा को उसने मारा है, किस तरह से शव को ठिकाने लगाया, ये सारी बातें उसने कही हैं। तो अब नार्को टेस्ट के बाद जो पोस्ट नार्को टेस्ट बेसिकली ये है कि जो FSL के एक्सपर्ट हैं वो आज तिहाड़ जेल गए हैं, जेल नंबर 4 में, जहां पर आफ्ताब बंद है, और वहां पर उसकी जो मना स्थिति है वो पूरी उसको देखा जाएगा, वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है और कुछ उसकी मेडिकल जांच भी होगी, क्योंकि कल नार्को हुआ है, उसको एनेस्थीसिया दिया गया था, तो कुछ मेडिकल पैरामीटर भी चेक करने होते हैं। तो ये सारी चीजें जांचने के लिए 4 जो फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट हैं, साथ में इस केस के जांच अधिकारी हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं जो वहां पर गए हैं। हालांकि आफ्ताब, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी थी मुकेश, ये पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।